नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आपको जर्नी करा रहा हूं ऐसे स्टार्स के साथ जो लीगल फेटर्निटी के न केवल स्टार हैं बल्कि जिनके ऊपर लीगल फेटर्निटी को नाज भी है। एक ऐसी शख्सियत से मैं आज आपको मिलाऊंगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 80 बसंत, लगभग 79 बसंत इन्होंने एंजॉय कर लिए हैं, 80वें साल में चल रहे हैं, और जिन्होंने लीगल फेटर्निटी को अपने 57 ईयर्स दे दिए हैं। इनका रजिस्ट्रेशन शाहदरा बार एसोसिएशन के ये फाउंडर मेंबर रहे, और जब शाहदरा में बार में केवल लगभग 70-75 वकील होते थे तब के ये एडवोकेट हैं और निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निरंतर एक क्रिमिनल लॉयर के नाम से इनको कौन ऐसा है शायद जो ना जानता हो। मुझे नहीं लगता जो लीगल फेटर्निटी के लोग हैं इनको ना जानते हों। और ऐसी शख्सियत है श्री एस.के. आलूवालिया जी। एस.के. आलूवालिया जी बेसिकली जो आज हरियाणा है, पहले पंजाब होता था, हिसार में इनका जन्म हुआ 1944 में, और इनके फादर साहब पुलिस में थे, पंजाब पुलिस में। वो डेपुटेशन पर दिल्ली आए 1954 में। उसके बाद इनकी प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली में ही हुई, और इन्होंने ग्रेजुएशन ज़रूर अम्बाला से किया लेकिन लॉ किया गाज़ियाबाद एमएमएच से। वो सब क्या सर्कमस्टांसेस रहे हम जानेंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि ना केवल इन्होंने प्रैक्टिस की है ढंग से बल्कि इन्होंने लीडरशिप भी की। 3 बार शाहदरा बार एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूं और उनसे सुनेंगे कुछ पुराने संस्मरण, पुरानी यादें, और आपको बताएंगे कि क्या उस टाइम ग्लोरी थी बार की और क्या आज ये देखते हैं, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आज के प्रेजेंट सिचुएशंस को। आलूवालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है YMO चैनल में। और तमाम लीगल फेटर्निटी के लोग, जो मैं समझता हूँ मेरी भी इतनी उम्र ही है लगभग जितना आपका एक्सपीरियंस है, और बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है कि एट द एज ऑफ 80 आप इतना एक्टिव हैं और इतनी बेहतरीन तरीके से वकालत कर रहे हैं कि लोग उसको एग्जाम्पलरी तौर पर लेते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने यहाँ ज्वाइन किया आज से 57 साल पहले, उस वक्त क्या माहौल था यहाँ पर? मैंने ज्वाइन किया था 66 में 30 जारी। ओके। उस वक्त बार 30 जारी थी, तो मैंने 30 जारी ज्वाइन किया था। उस टाइम 30 जारी बार भी 1200 मेंबर की थी सिर्फ, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। 8 साल प्रैक्टिस वहीं पर की। जब शाहदरा बार बनी तो मेरे सीनियर थे श्री चमनलाल प्रेम जी, उनसे मैंने कहा कि अब शाहदरा बार बनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा वैसे तो आप समुद्र छोड़ के जा रहे हो, लेकिन आपको शाहदरा जाने में फ़ायदा होगा क्योंकि आपके पास ईस्ट डिस्ट्रिक्ट केस काफ़ी हैं। तो मैं उनकी सलाह से मैंने जब शाहदरा बार बनी तो मैंने शाहदरा शिफ्ट कर लिया और साम्राज्य स्थापित कर दिया ईस्ट दिल्ली में। बस सर, उसके बाद फिर क्योंकि फैमिली दरेगंज थी, मदर दरेगंज थे, पेरेंट्स दरेगंज थे, तो जब शाहदरा बार बनी, शाहदरा आ गए, तो फिर मैंने शिफ्ट कर लिया। मैरिज के बाद शाहदरा मैंने शिफ्ट कर। आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं जैसा मुझे पता लगा है, तो ये लॉ करने का आइडिया कहाँ से आया और क्या सर्कमस्टांसेस थे कि हिसार से दिल्ली और दिल्ली से एमएमएच पहुँच गए? मैं बताता हूँ। एक्चुअली फादर की इच्छा थी कि मैं पुलिस में जाऊँ। 64 में मैंने ग्रेजुएशन किया तो फादर ने कहा कि अब उस टाइम PSI होते थे, जो प्रोसिक्यूटर हैं वो पुलिस में होते थे, सब इंस्पेक्टर, वो PSI होते थे। तो फादर ने कहा कि PSI बन जाओगे, लॉ ज्वाइन कर लो। तो मैंने उनकी सलाह से ये सोच कर के पुलिस ज्वाइन करना, लॉ ज्वाइन कर ली। तो क्योंकि फादर की पोस्टिंग संगरूर में थी, फैमिली दिल्ली में थी, तो मैंने MMS कॉलेज में लॉ ज्वाइन किया। नहीं, गाजियाबाद कैसे पहुंचे? दिल्ली में नहीं एडमिशन लिया? एक्चुअली जिस रोज़ हमारा रिजल्ट निकला वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का लास्ट डे था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोविजनल मार्कशीट नहीं चाहिए, इसलिए दिल्ली में नहीं ना लेकर MMS में लिया मैंने। तो जब यहाँ ज्वाइन किया उस वक्त का जरा सीनरी क्या थी, किस तरह का माहौल था यहाँ, क्या लोगों की आपस में बातचीत होती थी? देखिए, जब हमने डिस्ट्रिक्ट बार ज्वाइन की 30 जारी, उस टाइम माहौल बहुत अच्छा था। एडवोकेट्स की बहुत इज्जत थी और क्लाइंट्स भी इज्जत करते थे। तो वहाँ पर हमने जो हमारा गोल्डन पीरियड था, जो मैंने जो शुरू किया वहाँ से प्रैक्टिस का। फिर जब शाहदरा आ गए तो शाहदरा लिमिटेड थी, बड़ी छोटी जगह थी। पहले 4 कोर्ट थी, फिर 8 हुई, फिर 10 हुई।
तो वहाँ पे हमने खूब एंजॉय किया। काम ईश्वर की दुआ से काम की कभी कमी नहीं थी। लेकिन जो माहौल पटियाला हाउस का था, फीस पटियाला हाउस में थी, वो यहाँ नहीं थी। शादरा में कम थी शादरा में पटियाला हाउस से बहुत कम थी। और 30,000 का क्या माहौल? 30,000 मीडियोकर थी, लेकिन जो पटियाला हाउस फीस थी वो नहीं थी कहीं भी। वो प्रीमियर कोर्ट मानी जाती थी। प्रीमियर क्या, एलाइट क्लाइंट था साउथ दिल्ली का, और वकील उनको पूरा निचोड़ते थे। वकील निचोड़ते थे। अच्छा, उस वक्त जो इलेक्शंस वगैरह, बार एसोसिएशंस तो उस टाइम भी थी, कैसे इलेक्शंस का सिस्टम था? देखिए, उस टाइम इलेक्शन में अब वाला हाल नहीं है। जैसे अब पार्टियां चलती हैं, पहले नहीं थी। हमारे टाइम में आउटगोइंग प्रेसिडेंट बार को डिनर देता था। उससे पहले कोई पार्टी नहीं होती थी। आउटगोइंग प्रेसिडेंट 30,000 बार में बाकायदा प्रॉपर रात को डिनर होता था और एंजॉय करते थे। बाबा जी ने दिया, माथुर जी ने दिया, ताराचंद माथुर जी ने दिया। उस टाइम ताराचंद माथुर जो दिनेश माथुर जी के, वो मोहित माथुर जी के दादा थे, उन्होंने दिया डिनर। बाबा गुरचरण सिंह ने दिया डिनर। तो वो लाइफ बिल्कुल अलग थी। अब जो इलेक्शन है ना हमारे, वो स्टैंडर्ड नहीं रहा इलेक्शंस का। ये सब बैनर पोस्टर बाजी और बैनर पोस्टर कुछ नहीं होता था। सिंपली फेस टू फेस मीटिंग होती थी और मिलते थे और इलेक्शन हो जाते थे। ना बैनर थे, ना रिलेशनशिप बिटवीन बार एंड बेंच, स्पेशली बेंच की मैं बात। उस टाइम बेंच की रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। उस टाइम हालत ये थी कि हम अगर कोर्ट में जाएं और सेशन केस चल रहा होता था, तो जज देखते कहते थे कि आप 12:30 आना या 2 बजे आना। अब की तरह नहीं कि 1 घंटे बैठे रहें, कोई ये नहीं कहता वो आपका केस कब लेंगे। इस तरह का माहौल। बाद में जो बार के जो ऑफिस बीयरर्स थे, उनकी कोई वजन था बात में? बिल्कुल वजन था। अगर बाहर किसी कोई शिकायत करे तो ऐसा होने से होता था कि बेंच ना सुने। आज वो है माहौल? आज वो माहौल नहीं है। आज तो आपको जनरल शिकायत लेकर जाओ तो नहीं सुनते। नहीं, ये कमी एडवोकेसी की तरफ से आई, एडवोकेट्स में आई या बेंच में आई? नहीं, ये कमी हम दोनों में है। एडवोकेसी में कमी ये है कि हम बात बात पे स्ट्राइक करने लगे। पुलिस से बिगड़ी तो स्ट्राइक करने लगे। उससे हमने अपनी अहमियत कम कर दी। एक एसएचओ के बारे में कोर्ट स्ट्राइक करे, वो हमारी अहमियत कम हो गई। वरना हमारी पेन में इतनी ताकत है कि हम कानून करके कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं समझा। और बेंच में पहले प्राउड नहीं था, अब एरोगेंसी है बेंच में। सारे अफसर एक से नहीं होते, लेकिन अब वो रिस्पेक्ट बार की नहीं है जो हमारे टाइम में। आपने 30,000 का जिक्र किया। 30,000 में एक सेंट्रल हॉल है, आज भी है, और एक स्क्विंडल पॉइंट होता था, उस टाइम भी था। बिल्कुल जी। और वहाँ सुना है मैंने कि जजेस भी आकर बैठते थे, चाय पीते थे। तो 30,000 बार के तो ये हालत थी कि हमारे जितने सीनियर एडवोकेट रहे हैं, ताराचंद माथुर जी, प्रेम जी, और भी हमारे जो एमपी बने बाद में कांग्रेस से, वो भी सारे हॉल में, सेंट्रल हॉल में बैठते थे। और वो मीटिंग पॉइंट था, और वहाँ पर जजेस भी आ जाते थे शाम। तो कोई मतलब परहेज नहीं था। आज तो ऐसा सोच के भी नहीं लगता कि कोई बैठेंगे। जब कोई बेंच एंड बार का परहेज था ही नहीं। ये तो बाद में, जब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर कुलीग्स, जब कुलीग्स ने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया तो बेंच पीछे हट गया। इसमें भी एडवोकेट्स का ही कसूर आप मानते हैं? मैं तो उन्हीं का मानता हूँ। बेंच वही है। नहीं, लेकिन बेंच में आजकल जो नई, जो मैं स्पेशली कहूँ, जो यंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आ रहे हैं, उनके बिहेवियर के बारे में आज और उस वक्त में क्या फ़र्क? देखिए जी, उनके बिहेवियर में बहुत फ़र्क है। उस टाइम जो नए जजेस बनते थे और नए एडवोकेट्स को बड़ी हेल्प करते थे। अगर कोई पॉइंट नहीं आता तो वो गाइड करते थे। आज लेग पुलिंग करते हैं, सबके सामने इंसल्ट करते हैं। उस टाइम ये नहीं था। और कुछ जजेस तो ऐसे थे जिन्होंने न्यू कमर्स को बहुत सपोर्ट किया। उनकी हालत तो ये थी कि उनके कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बेल के लिए जाए तो शायद वो मना कर दें, लेकिन न्यू कमर्स को वो कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर देते थे। आज वो माहौल नहीं। आज माहौल नहीं। रीज़न क्या मानते हैं आप? रीज़न देखिए, मैं दोनों तरह से मानता हूँ। एक तो हमारी जो एडवोकेसी का स्टैंडर्ड है वो घट गया।
पहले हम, उसकी वजह भी दो वजह हैं। पहले वकील मेहनत बहुत करते थे, दूसरा मेहनत करते थे बुक्स देखकर। ये जो गूगल नॉलेज आ गई ना, उससे वकीलों को ना सेक्शन याद है ना कुछ याद। आपका फर्स्ट जनरेशन था, आप पहली बार वकालत में, आपने बताया क्यों आए। उसके बाद आपके दोनों बेटे वकालत में हैं, बेटी भी वकालत में थी, और अब मुझे पता लगा आपके ग्रैंडसन भी एडवोकेसी कर एडमिशन ले लिया है और स्टूडेंट हैं लॉ के। तो आप उन्हें एडवोकेट ही बनाना चाहेंगे या बेंच की तरफ, जुडिशरी की तरफ भेजना चाहेंगे? नहीं, मैं बेंच में नहीं भेजना चाहूँगा। आपको कभी हुआ कि आप उस वक्त के पुराने एडवोकेट हैं, कभी जुडिशरी की तरफ जाएं? नहीं, मुझे जब भी ऑफर आई मैंने मना कर दिया। रीज़न? रीजन है, मैं फर्स्ट वेल सेटल्ड था, इंडिपेंडेंट से, वकालत इंडिपेंडेंट है, वहाँ नौकरी दूसरी गुलामी है। लेकिन आप जस्टिस तो बहुत अच्छे से दे सकते हैं ना वहाँ जाकर। नहीं, नहीं, जो हम अपने वकालत में क्लाइंट को कर सकते हैं वो बेंच ऊपर बैठ कर नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑफर आया, आपने डिक्लेयर कर दिया। आपके साथ के बहुत सारे लोग हाई कोर्ट में चले गए होंगे, हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट भी गए हों, और आपके दोस्त कुछ रिटायर भी हो गए होंगे अब तो। मेरे जूनियर जो एमएम ज्वाइन किया था, उन्होंने रिटायर हुए, हाई कोर्ट जज रिटायर हुए। कभी आप उनकी कोर्ट में अपीयर हुए और कैसा महसूस हुआ? नहीं, मैं अपने जूनियर और दोस्तों के कोर्ट में अपीयर होना अवॉइड करता हूँ। आप नहीं हुए? नहीं। कभी कोई अनड्यू बेनिफिट लेने की कोशिश वाले जिन्हें नहीं की? नहीं, मैं अपीयर ही नहीं होना चाहता, बल्कि मैंने तो अपने फ्रेंड को यहाँ तक कहा था कि जैसे तुम शादरा होगे मेरी प्रैक्टिस खराब हो जाएगी। तो कभी आपने उनको अनड्यू बेनिफिट लेने की ऐसी कोशिश नहीं की? उन्होंने कभी ऑफर किया कि आप आओ प्रैक्टिस करो, ये तो सब चल रहा है, सब कर रहे हैं? नहीं, हमारी दोस्ती बड़ी क्लियर थी। हमने ना, उन्होंने कभी, एक तो ईश्वर की दुआ से मुझे पैसे के पीछे नहीं था। मैं कोई हेल्प करना चाहे, दोस्त होता है, हेल्प करेंगे, पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे वो नहीं थी। दूसरा, मैंने अनड्यू एडवांटेज कभी नहीं लिया। लोगों का एक मानना है कि आप बहुत पुराने एडवोकेट हो गए हैं, तो आप जो है क्रीमी क्लाइंट्स को लेते हैं, चूज़ करते हैं क्लाइंट्स को। आम आदमी आपके पास अप्रोच नहीं कर सकता है, इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए, थोड़ी सच्चाई है। अब मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो मेरा फीस का स्टैंडर्ड हाई है। और मैं जब से एनडीपीएस एक्ट बना है, मैंने एनडीपीएस एक्ट के बहुत केसेस किए हैं, मर्डर बहुत किए हैं, डकैतीज़ बहुत किए हैं। तो इसलिए सेशन ट्रायल लेता हूँ तो फीस का स्टैंडर्ड मेरा अच्छा है। तो गरीब आदमी आपके पास नहीं आ पाएगा मतलब? नहीं, गरीब आदमी का भी करता हूँ, फ्री भी मैंने बहुत केस किए हैं। जितने मैंने फ्री केस किए शायद ही कोई करता हूँ। जूनियर लॉयर्स आपसे सीखते हैं आजकल, या वो जज्बा नहीं है सीखने का? नहीं, मेरे जूनियर लॉयर ने बहुत सीखा। मेरे जूनियर लॉयर्स जुडिशरी में सिलेक्ट हुए और अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे सिलेक्ट हुए। मेरी जूनियर अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं जिन्होंने ज्वाइन कर जो लिया। आपके पास टीम है, काफ़ी सारे लोग हैं, तो आपसे वो लगता है आपको कि उनमें सीखने का जज्बा है या अर्निंग का जज्बा है? नहीं, बिल्कुल सीखने का जज्बा है। अर्निंग का वो नहीं, अर्निंग तो साथ जब सीखोगे तो आ जाएगी। देखिए, ऐसा होता है वकालत में, एक टाइम आप क्लाइंट के पीछे भागते हैं और एक टाइम आएगा क्लाइंट और पैसा दोनों आपके पीछे भागेंगे। कोई ऐसा वाकया याद आता है इन 57 सालों की उम्र में जो बहुत ही बड़ा सेंसिटिव रहा हो, ऐसा कोई केस आपने किया हो जिसमें आपको कोई प्रेशर दोनों तरफ से आ रहा हो? नहीं, मुझे क्लाइंट्स का प्रेशर कभी दूसरी तरफ से नहीं आया। केसेस मैंने बहुत किए। अपने यूपी के जितने गैंगस्टर्स थे, मदन भैया का शुरू जब डबल मर्डर केस बना पहला मैंने वो किया, और उनके बलबीर वगैरह थे, जितने भी के सबके किए मैंने। हमारे मशहूर गोल्डन बाबा हुए, पहले सुधीर और बिट्टू थे, यहाँ के बीसी थे गांधीनगर के, बाद में उन्होंने गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर हुए। 6 किलो 10 किलो तक गोल्ड पहना उन्होंने, वो मेरे क्लाइंट रहे। तो मेरे पे प्रेशर कभी नहीं रहा। नहीं, किसी ने सेकंड पार्टी ने अप्रोच किया हो और आप कंप्रोमाइजिंग में आ गए हो? मेरे यहाँ शुरू से, जब से मैंने वकालत शुरू की है, किसी अपोजिट पार्टी की हिम्मत नहीं कि मेरे पास आ जाए। एक बार मैं जब नवीन शाद रहता था, मेरे ऑफिस में अपोजिट पार्टी आई शाम को। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, भाई आप किस तरह बैठे हो? बोले जी आप फ्री हो जाओ। मैं फ्री हुआ रात को 9 बजे। 9 बजे मैंने पूछा, भाई आप क्यों बैठे हो?
कहने लगे जी केस के बारे में बात करनी है आपसे। मैंने कहा सॉरी, दूसरी पार्टी साथ आई है तो आइए, अकेले में बात नहीं करूँगा। मैंने दफ्तर से निकाल दिया और मैंने तभी अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म किया कि दूसरी पार्टी आई थी, मैंने उनसे बात नहीं की है, अगर आप चाहो तो केस ले सकते हो। आपने बहुत गोल्डन टाइम देखा है, बार का, बेंच का, सब देखा है, इतना लंबा एक एक्सपीरियंस है। आज की नज़र में अगर अहलूवालिया जी खड़े होकर देखते हैं जो माहौल है, स्पेशली कड़कड़डूमा कोर्ट जो शादरा बार है कहा जाता है, या और भी डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, तो क्या महसूस होता है? कुछ टेंशन होती है, इरिटेशन होती है कुछ? सच बताऊं तो टेंशन भी होती है, इरिटेशन भी होती है। अब हमें बार का बहुत अफसोस होता है, जो हमारे बार का, हमारे ऑफिस बेयरर्स का, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो सिर्फ मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, कोई भी बार के लिए काम कह दें 10 साल में उन्होंने बार के लिए किया हो, सिर्फ वो एक काम खड़े होकर जनरल मीटिंग में गिनवा नहीं सकते कि ये हमने बार के लिए किया। अगर आज एडवोकेट्स चाहें कि अहलूवालिया जी आएँ, कमान संभालें प्रेसिडेंटशिप की, या तो आप रेडी होंगे? नहीं, मैं नहीं हूँ। रीज़न ये है कि अब वो जो जूनियर बार है, वो बेंचर बार की वो रिस्पेक्ट नहीं है। जो जूनियर्स, जो हमारे टाइम में सीनियर्स की रिस्पेक्ट थी, वो आज नहीं है। आज आप कोर्ट में खड़े हैं, 6 जूनियर बैठे हैं, वो कुर्सी से खड़े नहीं होंगे। हमारे टाइम में मजाल है कि सीनियर अंदर आ जाए और हम कुर्सी बैठे रहें। इसके पीछे रीज़न क्या है? या तो सीनियर्स ने उन्हें सिखाया नहीं, या उनके अंदर कोई संस्कार नहीं, फैमिली का कुछ रीज़न है, या कोई और वजह आप देखते हैं? आज का जो यंग एडवोकेट आ रहा है, वो सिर्फ काले कोट में देखता है कि मेरी बहुत बड़ा रुतबा है काले कोट का, जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो रुतबा नहीं है। कमी हमारे सीनियर्स की है। अगर सीनियर्स बताएं, जूनियर को गाइड करें कि कोई सीनियर आकर हो तो आपको कुर्सी छोड़नी है, मेरा ख्याल में कोई सीनियर नहीं बताता। मेरे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि सीनियर और जूनियर दोनों साथ बैठे हैं और एक सीनियर एडवोकेट आके खड़ा हो गया तो सीनियर ने जूनियर से ये नहीं कहा कि आप सीट दो। ये कमी कहीं ना कहीं सीनियर्स, ये कमी हमारे सीनियर्स में, क्या हमारी एडवोकेसी में कमी है अभी? वो है ही नहीं। जो एक्चुअली आज से 50-60 साल पहले जिस वजह से प्रोफेशन में आते थे, वो आज नहीं है। क्या लगता है क्यों आज इतना तादाद बढ़ रही है? पिछले महीने में 5-6 हज़ार लोग नए एनरोल हुए हैं, और दुनिया भर के मतलब कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, और वो क्या कॉलेज है वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये क्यों ऐसा टेंडेंसी बढ़ रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, जो आज कॉलेज है वो कॉलेज नहीं है, वो शॉप्स हैं। वो प्रोडक्ट जो दे रहे हैं वो अनफिट फॉर एन एडवोकेट। ना तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे, ना थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे, और वही कमी जब वो प्रैक्टिस में आते हैं तो वो होती है। प्रॉब्लम क्या है, आजकल हर एक में होड़ है कि उसके पास कार है, मेरे पास भी कार है, फिर वो इजी मनी के पीछे भागता है बजाय सीखने के। एक अहलूवालिया जी में और बहुत सारी बातें, लेकिन एक मुद्दा मेन जो चल रहा है वो है पुलिस और एडवोकेट्स के बीच के रिलेशन को लेकर के। हमेशा एडवोकेट्स की शिकायत रहती है कि पुलिस उनसे सही बिहेव नहीं करती, उनको इज्जत नहीं देती या उनकी बेइज्जती करती, ऐसा एक आरोप लगता है। क्या आप समझते हैं कि पुलिस का रवैया वाकई बदल गया, या इसके पीछे भी एडवोकेट्स ही दोषी हैं? मैं इसके पीछे एडवोकेट्स को ब्लेम करूँगा। पत्थर हमें अपनी जगह भारी होता है। एक एडवोकेट थाने किस लिए जाता है? मैं 57 साल की प्रैक्टिस में कभी क्लाइंट के लिए थाने नहीं गया। जिस टाइम गोल्ड की वैल्यू 200 रुपये तोला थी, उस टाइम मुझे थाने जाने के 10,000 रुपये ऑफर हुए, मैंने ठुकरा दिए, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि जहाँ आप बैठे हो वहाँ आपकी इज्जत है। थाने में जाकर उसने आपको ना बिठाया या बाहर खड़े इंतजार करते रहे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? तो एक कमी हमारे एडवोकेट्स में, हम थाने भागते हैं। थाने क्यों भागते हैं? इंतजार करिए, मुस्लिम कोर्ट में आएगा, आपके पास पावर है, अपनी कलम का इस्तेमाल करिए, फ़ायदा होगा आपको उसका। नहीं, अक्सर कंप्लेंट ये आते हैं, लिटिगेंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं हमारी पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं, फायर नहीं कर रहे हैं, कंप्लेंट नहीं ले रहे 81। तो ऐसी उसमें कई बार एडवोकेट को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आप ज़रा सा कह दो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसी भी हालात बनते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ, अगर आपने कंप्लेंट बनाई है, अगर एसओ नहीं लेता, आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, बाई पोस्ट भेज दीजिए। आप साथ जाकर क्यों दिलाने जाते हैं? मैं इस प्रैक्टिस को बिल्कुल एनकरेज नहीं करता।
कि क्लाइंट एडवोकेट जो है कंप्लेंट को लेकर थाने जाए। क्या अहलुवालिया जी समझते हैं कि ये जो फिलहाल करंट में माहौल है इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है, और है तो कैसे हो सकती है? सुधार अगर हमारे एडवोकेट चाहे तो हो सकता है। अगर हमारे एडवोकेट थाने जाना छोड़ दें, पुलिस वालों को लिफ्ट देना छोड़ दें, तो सुधार ही सुधार है। आज से 20-30 साल पहले शाहजहां बार का टेरर माना जाता था। आज शाहजहां बार को कोई पूछता नहीं। आज शाहजहां बार शिकायत करती है कि एसएचओ मेरी नहीं सुन रहा, डीसी मेरी नहीं सुन रहा। आपको सच बता रहा हूँ, एक वो टाइम था कि जब शाहजहां में कोई जज लगता था, वो अपने कोलीग से पूछ के आता था कि शाहजहां में माहौल कैसा है। मतलब बेंच भी थोड़ा हिचकती थी यहाँ। हिचकती नहीं, शाहजहां बार की बहुत वो थी, बहुत इज्जत थी। उन्हें पता था कि यहाँ से अगर किसी ने कंप्लेंट की तो मुश्किल हो जाएगी। इट मीन्स लीडरशिप कहीं डिग्रेड हुई है। बिल्कुल हुई है। उसकी वजह है, जब आप इलेक्शन में लाखों रुपया खर्च करके आएंगे तो कैसे पूरा करेंगे? सबसे बड़ी कमी है आप इलेक्शन में पैसा खर्च करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं प्रेसिडेंट था, शाहजहां बार थी पुराने स्टेशन पर, वहाँ पर पानी नहीं था। एनसी कोचर हमारे यहाँ रह कर गए थे, डीजे 30 हज़ारी, वो आए, उन्होंने कहा कि एसके, वो मुझे एसके कहते थे, एसके अगर मैं यहाँ पानी के लिए आइस बॉक्स रखवा दूँ बड़ा वाला तो उसमें बर्फ़ डल जाएगा। मैं कहा बिल्कुल डलेगा। कह लगे भाई शाहजहां बार से नहीं कह रहा, मैं एसके से कह रहा हूँ। मैं कहा जी आपको एसके यहाँ कर रहा है कि बर्फ़ डलेगा। जब तक वो बॉक्स आइस बॉक्स रहा, उसमें आधा सिली बर्फ़ सुबह आधा दोपहर बाद डलती रही। वो इस तरह का जज्बा था काम करने का। काम का जज्बा भी था। जजेस को भी पता था, जजेस को पता था कि ऑनेस्टली करेंगे। आज जज आपसे डरता है कि अगर आपके साथ बैठ गया तो आप उसे एक्सप्लॉइट करेंगे। पहले वो डर नहीं था। एक इतना लंबा अरसा आपकी प्रैक्टिस को हो गया, और जज आपने बताया कि मुझे बनना नहीं, बच्चों को भी नहीं मैं चाहता कि बने। अब क्या तमन्ना रह गई अहलुवालिया जी की इस एडवोकेसी में? कोई खास एक ऐसी कोई ख्वाहिश जो अभी बाकी होगी, ये और करना है? अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है, अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं। 57 साल हो गए, बस यही है कि जब तक शरीर चले वकालत करता हूँ। नहीं, शरीर तो आपका चलेगा, शरीर की बात चली तो मैं जब तक चलेगा। एक सवाल बहुत पुरानी यादों पे ले जा रहा हूँ। जब तक चलेगा वकालत करता हूँ। आज भी एक बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी के धनी है, और जब यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन कर रहे थे उस वक्त तो क्या जलवा आपका रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा उन यादों पे ले जा रहा हूँ कि उन दिनों मैंने सुना है कि कई लोग, मतलब आप समझ रहे हैं कि बाप के पीछे बहुत पड़ती थी, लड़कियां भी बहुत पड़ती थी, और आपकी कई गर्लफ्रेंड्स भी रही उस टाइम पर। तो कभी याद आती है उन लम्हों की? सर मैं बताऊं आपको, मैंने जब ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैं लॉ ज्वाइन किया तो फादर ऑन ड्यूटी डेथ हो गई। तो मैं लॉ प्रीवियस में था, चंडीगढ़ फादर की डेथ हुई, तो वहाँ मुझे क्रिमिशन ग्राउंड में ऑफ़र हुई कि एक बच्चा पुलिस ज्वाइन कर ले। तो मुझे वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया। तो जब मैं सिलेक्शन करा के आया दिल्ली, मदर को बताया, मदर ने कहा कि नहीं वहाँ नहीं ज्वाइन करना, तो कभी अम्बाले हो गए, कभी अमृतसर हो गए, बेहतर है दिल्ली में लॉ करके PSI बन जाना, PP बन जाना। तो मैंने फिर वो जाकर थैंक यू कर कर DIG रोशा थे, मैं उनके पास चंडीगढ़ गया, मैं उनका थैंक यू करके आया कि सर मैं जॉब नहीं करूँगा। PP नहीं बने आप? नहीं, फिर उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस में मैं उसके बाद बताता हूँ, जब हमने लॉ ज्वाइन की तो जो PSI थे उसकी सिलेक्शन डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन करते थे, कोई इंटरव्यू नहीं था। तो क्योंकि फादर दिल्ली पुलिस में रहे थे, डायरेक्टर जो थे वो जानते थे, तो उन्होंने, मैं अपने कज़न के लिए गया, उन्होंने लॉ की थी, तो उसने कहा भी अपने लिए क्यों नहीं आते? मैं कहा मेरा टाइम आएगा तो मैं करूँगा। तो वो PSI हो गए। जब मैंने लॉ ज्वाइन किया एग्ज़ाम शुरू हो गया, तो मेरे बहनों ही थे प्रोसिक्यूटर, वो मुझे फॉर्म देकर गए, मैंने फॉर्म नहीं भरा
क्योंकि मुझे वकालत में इतना मज़ा आने लगा था कि नौकरी नहीं करूँगा। आपने जहाँ भी गए कोई ना कोई नया किया। आप मुझे ध्यान है आपने शायद लास्ट AIB का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद आपने वो एग्जामिनेशन सिस्टम ही ख़त्म करा दिया। सर 66 बैच ने 1 साल का बार का एग्ज़ाम था और हमने इतना एजिटेशन किया था कि लॉ मिनिस्टर के कोठे शीशे तोड़ दिए थे AIB का एग्ज़ाम ख़त्म करने के लिए। वहाँ स्ट्राइक पर बैठे, हमने पूरा एजिटेशन किया और वो हमने ख़त्म करा दिया। और मुझे अफसोस है कि अब जो दोबारा 2010 में शुरू हुआ तो किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई, और आज बाहर नए बच्चों से 15-15 हज़ार रुपये ले रहा है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। आप ये देखिए आज के कितना स्ट्रगल है प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन स्ट्रगल में पेरेंट्स के ऊपर बर्डन है। अब 15,000 18,000 रुपये देकर वकील बन रहे हैं। तो हमने वो एजिटेशन किया था और उस एजिटेशन में मेरे साथ जो बने, बाद में जुडिशल अफसर भी बने, प्रोसिक्यूटर बने। चलिए, आपकी बहुत सारी यादें हैं, मुझे पता है। मैं कुरेद ने आपने वो बात मेरी घुमा दी है फ्रेंड्स वाली। चलिए, मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ अब एक बात कह करके आज की इस बातचीत को मैं विराम दूंगा। यंग लॉयर्स हैं, हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, और आपका जो अनुभव है वो शायद बहुत कम लोगों का एडवोकेसी में है। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो एक अच्छे लॉयर बन सकें, अच्छे एडवोकेट बनते के साथ साथ एक अच्छे इंसान और पूरा प्रोफेशनल एथिक्स उनके अंदर आ सके? एक एडवाइस आप सब सुन रहे हैं। देखिए, उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि ये प्रोफेशन बुरा नहीं है। ये ठीक है कि जितनी आप सोच कर आते हैं कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, वो एकदम पूरा नहीं होता, लेकिन प्रोफेशन बुरा नहीं है। इसके लिए आप सिंसियरली, ऑनेस्टली हार्ड वर्क करें और लॉ पढ़ें और सीखें। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जज आपसे कुछ पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें और जज आपकी टांग न खींच सकें। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। ये जो आज के हमारी जनरेशन आ रही है, ये गूगल नॉलेज जो है ना, वो तो हो रही है। वो एकदम क्या करते हैं, मोबाइल खोलेंगे, सेक्शन पढ़ लेंगे। हमारे टाइम में आप हैरान हो जाएंगे, जनरल सिर्फ एक AIR होता था, क्रिमिनल जनरल होता था, और ऑल AIR का ही मैनुअल होता था। उसके 18 वॉल्यूम होते थे। हमें एक एक जजमेंट ढूंढने के लिए 100 किताबें निकालनी पड़ती थी। हम रात को 8 बजे से 9 साढ़े 9 तक किताबें देखते थे और किताबें बंद करने के बाद वापस लगाते थे और किताबें लेके कोर्ट, उस टाइम फोटो स्टेट नहीं थी, किताबें कोर्ट लेके जाते थे। उनके 3 सेट बनते थे और एक फाइल में होता था, एक मुंशी पास होता था, एक जज को देते थे। तो वो जो हमने सीखा है किताबों से, वो नॉलेज अब नहीं है। उस नॉलेज की कमी है, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डिग्रेडेशन हो रहा है उससे। और एक और बताऊँ आपको, हमारे टाइम में फोटो स्टेट नहीं थी। फाइल इंस्पेक्शन हमें पेंसिल से करनी पड़ती थी। फाइल इंस्पेक्शन की पेन अलाउड नहीं था। तो वो जो आप सीखते हैं ना अपने सीनियर्स की फाइल इंस्पेक्शन करना, आज फोटो खींच लेते हैं जाके, आज फोटो स्टेट मिलता है। तो आपको मैं बताऊं क्या होता है। मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि आप चार्जशीट पढ़ो, मेरा क्रॉस पढ़ो, फिर जजमेंट पढ़ो। अगर सजा हुआ है तो क्यों हुआ है, बरी हुआ तो जज ने क्या बातें मानी है, तो वो फॉलो करते थे। आज का शायद ही कोई जूनियर है जो ये 3 चीज़ पढ़ता हूँ। सबसे बड़ी बात, लॉ जो किताबें ढूंढने में पता लगता था, वो मज़ा ही और था। अब वो नहीं है। अब आप एक ही पॉइंट पे 10 जजमेंट निकाल लेते हैं और हेडिंग कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, वो देख नहीं पाते। एक और पूछना चाहूँगा, मेरे पास कई मैसेज आए थे आपका जब मैं इंटरव्यू करने आया। आपने कभी बेंच से झड़प हुई है, कभी हॉट टॉक्स हुई हैं कोर्ट में, कोई ऐसा गर्मा गर्मी हुई है? जब प्रेसिडेंट था तो बार के लिए हुई है। ड्यूरिंग द आर्गूमेंट्स नहीं हुई? नहीं, पर्सनली मेरे कभी नहीं हुई। केस को लेकर कभी नहीं, पर्सनली कभी नहीं हुई। इसकी वजह ये है कि हमारे सीनियर ने मुझे सिखाया था कि जुडिशरी का जॉब थैंकलेस है। आप उसको इज्जत दोगे तो आपको इज्जत देगा। आपने उनको कुछ नहीं देना, इज्जत लेनी है, अपना फेवर का जजमेंट लेना है। वो आज नहीं है बात। चलिए, बहुत बहुत
ये थे SK अहलूवालिया जी। आपने सुना, मन तो बहुत था, इनसे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं इनके अंदर और ये करना भी चाहते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सीमा है और आप लोगों के पास भी समय थोड़ा कम है। तो दोस्तों, फिर मैं ऐसी एक और शख्सियत से आपसे मुलाकात कराऊंगा, बातचीत कराऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।